तो अध्याय 13 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का है और बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसकी इसमें चर्चा करेंगे। आप लोग यदि पूरे प्रश्नों को देखना है तो एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर इस चैनल को एलके फिजिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। केवल हम इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड के लिए अभी उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। तो परमाणु के नाभिक में अवश्य रूप से प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का होना जरूरी है, न्यूट्रॉन हो चाहे ना हो। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु में सिर्फ प्रोटॉन होता है। फिर अगला प्रश्न है, इसमें देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। फिर हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है। तो ये 9 × 10⁻13 होती है, पर कैसे निकालते हैं? यहाँ m का मान दिया है 1 ग्राम, और 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो -10⁻³ किलोग्राम होगा। ऊर्जा का सूत्र होता है mc²। तो यहाँ m का मतलब 10⁻³ है, और c का मतलब प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि c का स्क्वायर है। अब इसमें आप इसको हल कर देंगे तो 3 × 9 हो गया, और गुणे 10 की घात देखिए 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में से 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 जूल। इस तरह से 9 × 10⁻13 जूल इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो किसने की? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। अब हम इसमें रिक्त स्थानों में देखते हैं कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित या उदासीन कण को खाली स्थान कहते हैं। तो ये कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रबल खाली स्थान बल द्वारा बंधे होते हैं। तो ये नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। फिर है, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, या कह सकते हैं परमाणु भार समान हो, और परमाणु संख्या भिन्न हो, खाली स्थान कहलाते हैं। तो इन्हें समभारी कहते हैं। फिर है, हल्के खाली स्थान का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। तो हल्के हाइड्रोजन का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन। फिर इस प्रश्न को देखते हैं, और ये है, खाली स्थान प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। इसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3 होता है। तो इनका अनुपात हो गया 1:2:3। फिर है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का औसत मान खाली स्थान होता है। तो औसत मान 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर परमाणु द्रव्यमान 30 से अधिक हो और 170 से कम हो के नाभिक खाली स्थान होते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं। चलिए अब हमको सही जोड़ी मिलाना है। इसमें देखते हैं, पहला है ये हाइड्रोजन का नाभिक। तो हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, तो ये सही है। फिर उदासीन कण, इसमें जो उदासीन कण है वो न्यूट्रॉन है। फिर बीटा कण, तो जो बीटा कण होता है वो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से निकलता है। फिर जिसके अंदर एक प्रोटॉन हो एक न्यूट्रॉन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। फिर नाभिक का जो आकार है इस सूत्र से दिया जाता है r0 ⁻1⁰3। फिर यहाँ है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये E = mc² है। नाभिक का आकार
ये नाभिक का आकार 1 फर्मी मीटर है, इसका नाभिक का आकार 1 फर्मी मीटर होगा। यहाँ पर जो नाभिक की त्रिज्या है ये होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। नाभिक का आकार 1 फर्मी मीटर और नाभिक की त्रिज्या है r0 a की घात 1/3। इस तरह से यहाँ पर इसको जोड़ी मिलाना है। और मैं अभी बताया कि ये किसी भी फॉर्मेट में प्रश्न आ सकते हैं। आपको ये नहीं समझना है कि जोड़ी वाला प्रश्न जोड़ी में ही आएगा, वो खाली स्थान में, विकल्प में, सत्य सत्य में किसी दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है कि चाहे जिस फॉर्मेट में आए हमसे ये बन जाना चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं जो एक वाक्य के उत्तर लिखने के लिए आते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। इसके बाद देखिए नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2.3 गुणे 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इतना उसका नाभिक का घनत्व होता है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि यह क्रिया अति उच्च ताप 10 की घात 7 केल्विन पर संपन्न होती है और इतना ताप प्रयोगशाला में नहीं पाया जा सकता है। फिर यहाँ प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु द्रव्यमान में संबंध लिखिए। आर ये नाभिक की त्रिज्या है, ए परमाणु द्रव्यमान है। तो ये जो नाभिक की त्रिज्या है परमाणु द्रव्यमान के घन मूल के समानुपाती होता है। ये 1/3 माने घन मूल बोल सकते हैं। इसके बाद है, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए। तो एक एएमयू या एक यू बराबर लिख सकते हैं 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने एक एटॉमिक मास यूनिट से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ है हमारे पास प्रश्न सत्य असत्य के। तो सूर्य की आयु लगभग 5 गुणे 10 की घात 9 वर्ष है। ये सत्य है। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी बुक की हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। फिर है, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, जिससे 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। ये सत्य है। ये समीकरण आपके बुक में दिए हुए हैं। सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान 1.5 गुणे 10 की घात 7 केल्विन होता है। ये भी सत्य है। दो प्रोटॉनों के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई लगभग 400 किलो वोल्ट होती है। ये भी सत्य है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। ये गलत है। नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब ये लाइन असत्य है। फिर 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 10 की घात 14 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सत्य है। फिर देखिए नाभिक का घनत्व स्थिर नहीं होता, ये असत्य है। स्थिर होता है, यहाँ नहीं लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर है, नाभिक में धनात्मक आवेश प्रोटॉन का होता है। ये सत्य है। नाभिक धनावेशित होता है और वो धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है। फिर देखिए एक प्रोटॉन में एक इकाई मूल आवेश होता है। एक इकाई मूल आवेश माने 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का भी आवेश है और ये प्रोटॉन का भी आवेश का मान है। सिर्फ ये है कि प्रोटॉन में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, पर मान दोनों का एक जैसे होता है। तो ये भी सत्य है। फिर है, परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये सत्य है। कभी कभी ये एक वाक्य में भी आ गया है कि परमाणु द्रव्यमान को किससे नापते हैं। तो किससे नापा जाता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से नापते हैं। फिर परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 10 की घात 4 गुना छोटी है। यह असत्य है। यहाँ पर परमाणु जो है वो नाभिक से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ परमाणु को नाभिक से छोटा बताया गया है, इसलिए क्या है? असत्य है। छोटा तो नाभिक होता है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में हम देखते हैं, यहाँ परमाणु के नाभिक में धनात्मक आवेश और द्रव्यमान सघन रूप से केंद्रित होते हैं। ये भी सत्य है। परमाणु के केंद्रीय भाग में धनात्मक आवेश भी होते हैं, द्रव्यमान भी होता है।
फिर देखिए स्थितिज ऊर्जा लगभग 0.8 फर्मी मीटर, एफएम का मतलब फर्मी मीटर दूरी पर न्यूनतम होती है। ये भी क्या है, सत्य है। अब हम बात करते हैं 2 अंकों के प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रश्न देखिए, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधता है, नाभिकीय बल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर नाभिकीय बल की विशेषताएं देखते हैं। यह कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। नाभिकीय बल अल्प परास का होता है, मतलब कम दूरी के लिए होता है। यह 0.8 फर्मी से अधिक दूरी के लिए आकर्षी होता है, माने आकर्षण बल होता है। और 0.8 फर्मी मीटर से कम दूरी के लिए क्या होता है, प्रतिकर्षी। मतलब इसमें आकर्षण गुण भी होता है और प्रतिकर्षण भी गुण भी होता है। जब दूरी अधिक हो जाती है 0.8 फर्मी मीटर से, तो आकर्षण को व्यक्त करता है। अब जब 0.8 फर्मी मीटर से ज़्यादा दूरी, कम दूरी हो जाती है, तो ये प्रतिकर्षी हो जाता है। अब देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो नाभिकीय बल लगता है वो लगभग कैसा होता है, समान होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, नाभिकीय बल विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से प्रश्न है। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या आशय है, यह कहाँ से प्राप्त होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसकी 2 तरह की परिभाषा है। या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर के नाभिक बनाने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, या कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से प्राप्त होती है। ये इसका सूत्र होता है ईबी बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ईबी का मतलब बंधन ऊर्जा है, डेल्टा एम का मतलब द्रव्यमान क्षति है, और सी का मतलब प्रकाश की चाल है। अब यहाँ प्रश्न है, समभारिक किसे कहते हैं, इसके नाम में ही परिभाषा है। तो वे नाभिक या परमाणु भी लिख सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है पर परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, उसे समभारिक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये आर्गन 18 है, ये पोटेशियम 19 है, और ये कैल्शियम 20 है। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। ऊपर परमाणु भार लिखा जाता है या परमाणु द्रव्यमान समान है, तो ये समभारिक के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यही है प्रश्न, इसको देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए उच्च दाब एवं ताप की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जब दो नाभिक निकट आते हैं तो उनके बीच प्रबल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए उस बल को खत्म करने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अब यहाँ प्रश्न है, समप्रोटॉनिक या समस्थानिक से क्या आशय है, लिखिए। तो वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ड्यूटीरियम है, यहाँ पर ट्रीटियम है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार 1 2 3 माने परमाणु भार अलग अलग है, तो इसे हम सम प्रोटॉनिक कहेंगे। इसके बाद है, सम न्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाइए। तो वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन 8 16 है, तो 16 में 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा, माने 8 न्यूट्रॉन है। अब ये नाइट्रोजन है 15 7, 15 में 7 घटाएंगे तो इसमें भी 8 हो जाएगा। फिर ये कार्बन 6 14 है, तो 14 में 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इन्हें सब न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। ये प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति किसके किसे कहते हैं।
तो सीधे है यहाँ पर नाभिकीय द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इसके घटकों का द्रव्यमान, घटकों का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान, और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसको थोड़ा आप उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ पहले घटक लिख दीजिएगा और यहाँ पर नाभिक द्रव्यमान, माने नाभिक के घटकों का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस तरह से आपको इसके लिख लेना है। अब देखिए वही प्रश्न है जो 3-4 अंक में आ सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। यहाँ पर मैं अंतर बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना है, यदि परीक्षा में नाभिकीय विखंडन आ गया तो यहाँ से इसकी परिभाषा और आपसे उदाहरण बनना चाहिए। इसी तरह से नाभिकीय संलयन आ जाए तो इसका उदाहरण और इसका उदाहरण बनना चाहिए। इसकी परिभाषा और उदाहरण बनना चाहिए। तो आप अंतर याद करेंगे तो बाकी छोटे-छोटे प्रश्न हैं वो भी बन जाएँगे। तो नाभिकीय विखंडन क्या है? इसमें एक भारी नाभिक मध्यवर्ती हल्के नाभिकों में टूटता है, तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पर सीधा-सीधा ये कोई बड़ा नाभिक होगा, टूट करके हल्के-हल्के छोटे नाभिक बनेगा। तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। इसमें छोटे-छोटे नाभिक होंगे, ये मिलकर के क्या बना दें, बड़ा नाभिक बना दें, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। यह श्रृंखला अभिक्रिया है, यह श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। उदाहरण का देखिए, ये जब नाइट्रोजन यूरेनियम से टकराता है तो ये टूट जाता है। ये भारी नाभिक है, इसका भार 235 है। फिर ये बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 में टूट रहा है, तो इनका भार कम हो गया और 3 न्यूट्रॉन भी निकालता है। तो ये नाभिकीय विखंडन का ये उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये मिल करके ड्यूटेरियम बनाते हैं। तो इस तरह का ये जो उदाहरण है, ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अब इसमें देख लेते हैं, और इसका परमाणु कचरा पर्यावरणीय चुनौती होता है, माने इससे परमाणु कचरा होता है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इससे कोई परमाणु कचरा नहीं होता। इसे नियंत्रित करने के लिए तकनीकी है। परमाणु वो नाभिकीय विखंडन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक इसे नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है। इसका जो कच्चा माल है जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह, वो दुर्लभ और महंगा होता है। लेकिन इसका कच्चा माल सस्ता है, प्रचुर मात्रा में है। जैसे पानी में ही हाइड्रोजन पाया जाता है, उसको अलग कर सकते हैं, चाहे जितना अलग कर लें। इसके बाद यहाँ पर पदार्थ की समान मात्रा से उत्पन्न ऊर्जा कम होती है और पदार्थ की समान मात्रा से उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। मतलब यदि आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम हो और 1 किलोग्राम हाइड्रोजन हो और दोनों से ऊर्जा की तुलना करें तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से बहुत ऊर्जा निकलेगी। तो नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का मान अधिक होता है, विखंडन में कम होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे परमाणु बम है, एटम बम जिसको बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर है, ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अब जैसे सूर्य हैं, तारे हैं, हाइड्रोजन बम है, ये ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। सूर्य में ऊर्जा है, तारों में ऊर्जा है, या हाइड्रोजन बम की जो ऊर्जा है, उसमें नाभिकीय संलयन की घटना होती है। इस तरह से इस अंतर को याद करना है। अब ये 4 नंबर का है तो 4 अंतर, 2 नंबर का है तो 2 अंतर, लेकिन आपको इसकी परिभाषा और उदाहरण, ये 2 पॉइंट आपको हर हाल में याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी से क्या आशय है? रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार लिखना है हमको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। वह घटना जिसमें एक अस्थिर नाभिक या अस्थायी नाभिक क्षय होता है, उस घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। ये 3 तरह का है। अल्फा क्षय, जिसमें एक हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है, उसे अल्फा क्षय कहते हैं। फिर दूसरा है बीटा क्षय, जिसमें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। फिर है गामा क्षय,
जिसमें उच्च ऊर्जा लगभग 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक का फोटान उत्सर्जित होता है। तो इस तरह से 3 तरह के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार हैं। तो चलिए एक अंतिम का प्रश्न इसमें देख लेते हैं। प्रश्न है अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय की तुलना करना है। तो चलिए यहाँ गुण लिखा है, ये अल्फा क्षय है, बीटा क्षय है, गामा क्षय है। तो ये हीलियम नाभिक होता है, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, ये उच्च ऊर्जा के फोटान होते हैं। ये मैं नीचे लिखा हूँ, तो पहचान में समझ में आया, हीलियम नाभिक, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा के फोटान या विकिरण। फिर मैं बात करता हूँ आवेश की। अल्फा कण में +2 आवेश होते हैं, बीटा कण में -1 आवेश होता है और यहाँ पर गामा में कोई आवेश नहीं होता। वेधन क्षमता मतलब पार करने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है, इसकी अधिक होती है, इसकी बहुत अधिक होती है। मतलब ज़्यादा मोटाई को पार करके जा सकती है। इसके बाद प्रतिदीप्त का मतलब जिस सतह से टकराते हैं उसमें चमक पैदा करते हैं। तो अधिक ये पैदा करता है, कम पैदा करता है, बहुत कम पैदा करता है। फिर आयनीकरण क्षमता, ये आयनित भी कर देते हैं गैसों को। तो ये अधिक करता है, ये कम करता है, ये बहुत कम करता है। इसके बाद फोटोग्राफिक प्रभाव होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट होती है जो सिल्वर क्लोराइड की बनी होती है और सफ़ेद रंग की होती है। तो उसको ये कम काला करती है, अधिक काला करती है, बहुत अधिक काला कर देती है। यदि हम चाल की बात करें तो अल्फा कण की चाल कम होती है, बीटा की थोड़ा अधिक होती है, प्रकाश के बराबर होती है, माने बहुत अधिक होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती है, ये भी विचलित होती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यदि मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं, तो हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, शून्य होता है। यदि मैं ऊर्जा की बात करूं तो अल्फा कण की ऊर्जा 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बीटा कण की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और जो गामा विकिरण है 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। यदि मार्ग जब ये निकलते हैं तो इसका मार्ग सीधा होता है, इसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है और इसका मार्ग कैसा होता है, सीधा होता है। इस तरह से इसमें ये अंतर है, तुलना है। यदि 3-4 नंबर का आएगा तो कम से कम 3-4 नंबर की तुलना आपसे बनना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न न्यूमेरिकल वाला है, उसको फिर हम ऐड कर देंगे उसमें।